नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं दीपक भाटी आपके बीच में एक बार फिर मौजूद हूँ और मौजूद हूँ दैनिक करंट क्राइम के साथ। आपका अपना अखबार है, प्यारा अखबार है। रोज़ इसके अंदर बड़ी अच्छी खबरें छपती हैं और अच्छी खबरें इसलिए छपती है क्योंकि अच्छे लोग उसमें दिखाई देते हैं और ऐसे ही अच्छे लोग कभी-कभी चलते-चलते हमारे पास भी आ जाते हैं और ये लोग इतने अच्छे हैं कि इनके चर्चे जब भी कोई चुनाव आता है तब होते हैं, जब अध्यक्षों की तुलना होती है कि कौन बेहतर अध्यक्ष तब होते हैं, जिनके प्रतिष्ठानों के भी चर्चे होते हैं, जिनके आगमन के भी चर्चे होते हैं और चर्चा में रहने वाले। हमारे बीच में इस वक़्त भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष गाज़ियाबाद के और सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अजय शर्मा जी मौजूद हैं। अजय भाई, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद दीपक भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपने मेरे शान में इतने सारे कसीदे पढ़े, बहुत अच्छा लगा। करंट क्राइम बहुत अच्छा अखबार है। आपको शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूँ। और आपके साथ लगातार चर्चा होती रहती है, तो आपसे चाय पीने का मन था तो मैं आ गया। और ये पॉडकास्ट हो रहा है, आपके करंट क्राइम के लिए भी शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके। अच्छे तो आप भी लग रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपने पटका डाला है, इसमें बहुत सुंदर कमल का फूल खिल रहा है और अभी कमल का फूल बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में खिला है। तो पश्चिम बंगाल की जीत को आप किस तरह से लेते हैं? ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएंगे। 10 साल पहले हमारी मात्र 2 सीट थी, और पिछले बार चुनाव में हम 77 तक पहुंचे थे। पिछली बार हमें लगता था कि हम सरकार बना पाएंगे, लेकिन ममता जी का ऐसा मैनेजमेंट था वहाँ, इतनी गुंडागर्दी थी पश्चिम बंगाल में, कि हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार अमित शाह मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में इतना शानदार काम हुआ है। 207 सीटों पे हम जीते हैं। जी। 2/3 मेजोरिटी हमें मिली है। और 4 मई ममता के जो अमित शाह जी ने कहा था, चरितार्थ हो गया। हर कार्यकर्ता आज खुशी है। सभी के मन में ये है कि जहाँ के रहने वाले बनर्जी थे, वो पश्चिम बंगाल हमारा है। चलिए, आपके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि ये विजयी रथ है, ये आगे बढ़ रहा है लगातार भाजपा का और ये अब रथ जो है 2027 में यूपी की ओर भी घूमेगा और जब यूपी की ओर घूमेगा तो फिर टिकटों की भी बात होगी और चुनावों की भी बात होगी, विधानसभाओं की भी बात होगी, जातिगत समीकरणों की बात होगी, कौन आगे है, कौन पीछे है, इस बारे में बात होगी और जब बात होगी, तो फिर अजय शर्मा की भी बात होगी। तो जब ये बातें होंगी कि कौन-सी विधानसभा से गाज़ियाबाद में कौन दावेदार होगा, तो क्या उस दावेदारी की चर्चाओं में कहीं अजय शर्मा भी होंगे? निश्चित रूप से पिछले बार साहिबाबाद पे मेरा चुनाव लड़ने का मन था। मैंने पार्टी में अपनी बात रखी कि मेरा मन साहिबाबाद में चुनाव लड़ने का है। पार्टी ने बड़े भाई सुनील शर्मा जी को मौका दिया, मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया। इस बार भी मेरा मन साहिबाबाद में चुनाव लड़ने का है। पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सुनील शर्मा जी को बड़ा भाई बता रहे हो और छोटा भाई जो है चुनाव लड़ने को दूसरी बार भी तैयार है, तो बड़े भाई से आखिर ऐसी लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई कुछ नहीं है। सुनील जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वरिष्ठ भी हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे मौका मिलेगा ना कभी तो उन्हें संन्यास लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है। नए लोगों को पार्टी मौका देगी और चुनाव लड़ाएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे साहिबाबाद में चुनाव लड़ना चाहिए। आप संन्यास लेने की बात कह रहे हो, पार्टी के अभी तो कई बड़े ऐसे नेता हैं जो प्रमुख पदों पर खेल रहे हैं, तो ऐसी क्या जल्दी हो गई उनका कि उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा? पिछले बार उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं अच्छा। इस बार चुनाव लड़ूंगा, अगली बार नहीं लड़ूंगा। पिछले बार चर्चा थी, मेरा भी मन था, उनका भी मन था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अजय जी मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, बस अगली बार नहीं लड़ूंगा। तो अब नंबर आया तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। आपने उनकी बात को वैसे ही उन्होंने मजाक में बोली होगी, आपने सीरियस ले लिया। सीरियस नहीं, देखिए, एक उम्र है हर चीज़ की। सुनील जी बहुत वरिष्ठ हैं, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी ने 4 बार मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। आज वो विधायक है, कल पार्टी हो सकता है मैं विधायक हूँ। परिवर्तन चलता रहता है, जो आज वर्तमान है वो कल पूर्व नहीं है। इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। और पार्टी में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 20-25 साल से लगातार लगा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है पार्टी को मुझे मौका देना चाहिए। चलिए, नहीं, अच्छी बात है, पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं और कई तमाम बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास है, क्षेत्रीय टीम में भी आप काम कर रहे हैं। मगर जिस चेहरे के सामने आप दावेदारी का बिगुल बजा रहे हैं, भाला उठा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको राजनीति में हैवीवेट कहा जाता है।
और यही वजह है कि वो इस समय कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री से आप टक्कर ले पाओगे? टक्कर लेने की बात ही नहीं है। और आपने हैवी वेट का कहा, तो हाँ, वेट तो खैर विषय है ही। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं देखा जाता। भाजपा एक कार्यकर्ता की पार्टी है। वो कार्यकर्ता के नाते उनको मौका दिया, 4 बार चुनाव लड़े, आज कैबिनेट मंत्री हैं। पार्टी किसी और को मौका देगी, वो विधायक बनेगा, आगे मंत्री बनेगा। तो सहजता का विषय है ये, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। हम बड़े भाई छोटे भाई हैं, इसमें कहीं संकोच मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। वो बड़े भाई हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी हक बनता है, उसी नाते से मैं पार्टी में अपनी बात रख रहा हूँ। चलिए, आप पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते अपने हक की बात कर रहे हैं और हक की बात करनी भी चाहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और मौके हमेशा नहीं मिलते हैं। साहिबाबाद विधानसभा ही क्यों? शहर सीट से संजीव शर्मा विधायक हैं। बहुत टाइम बाद ब्राह्मण फैक्टर जो है शहर में आके सेट हुआ है। इतनी कोई जटिल विधानसभा भी नहीं है। तो कोई ट्यूनिंग है क्या संजीव शर्मा के साथ कि तुम यहाँ ठीक मैं वहाँ ठीक? ऐसा नहीं है। संजीव भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं। 2014 में मैं, संजीव शर्मा और मयंक गोयल, हम तीनों महामंत्री थे साथ साथ अशोक मोंगा जी की टीम में। अब देखिए हमारी पार्टी, कार्यकर्ता की पार्टी कैसे है। पहले मैं अध्यक्ष बना, फिर संजीव जी, और अब मयंक गोयल अध्यक्ष बन गए। उसमें संजीव जी विधायक हो गए। नंबर मेरा और मयंक का भी आएगा। ये भाजपा है, सबको मौके मिलते हैं। तो अब सब नंबर पहले मयंक गोयल का आएगा या आपका आएगा? सबका नंबर आएगा। पहले और बाद का विषय नहीं है, लेकिन भाजपा सबको मौके देती है। भाजपा वो पार्टी है जो तेलराम काम्बोज जी जैसे नेता को 72 साल की उम्र में मेयर बनाई थी, सुनीता दयाल जी को गाजियाबाद का मेयर बनाई थी। ये वो पार्टी है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। तो काम करते रहिए सहजता से, पार्टी अपने आप आपको देख के आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने तो लगातार अपने साथ देखा है। मैं 2000 रुपये की नौकरी करता था, गाजियाबाद में आया था। मेरा कोई बेस नहीं था, मेरा परिवार में कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते मैं पहले जिले का मंत्री बना, फिर महामंत्री बना, बाद अध्यक्ष बना। वर्तमान में फिर मैं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हूँ और राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का संयोजक हूँ। तो पार्टी ने इतने सारे मौके दिए, आगे भी मौके मिलेंगे। सहजता से काम करे जा रहे हैं। अच्छा, आप साहिबाबाद जाने की बात कर रहे हो। आपका घर मुरादनगर विधानसभा में, आपका कारोबार मुरादनगर विधानसभा में, ठीक है? और साहिबाबाद में कहाँ आपका कोई ठिकाना है जो आप वहाँ से जाके टिकट माँग रहे हो? कुछ है ऐसा, मतलब कि फिर लोग करने लगेंगे स्थानीय स्थानीय, फिर कैसे आप लोगों को सैटिस्फाई करोगे? महानगर अध्यक्ष जो होता है पूरे महानगर का होता है। मैं महानगर अध्यक्ष भी रह लिया हूँ, प्रदेश का कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ और प्रदेश संयोजक हूँ। तो हमारे लिए विधानसभा कोई विषय नहीं है। महानगर में तीनों विधानसभा आती हैं। हाँ, साहिबाबाद अच्छी विधानसभा है और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ मैं वहाँ लड़ूंगा तो अच्छा रहेगा। तो विधानसभा मैंने साहिबाबाद चुनी, पिछले बार भी मैंने इसके लिए प्रयास किया था। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि मुरादनगर क्यों नहीं। साहिबाबाद अच्छी विधानसभा, मेरा वहाँ मन था, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुझे वहाँ आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए साहिबाबाद में दावेदारी कर रहा हूँ। और कोई विशेष विषय नहीं है। आसान विधानसभा है, मतलब कि आराम से जीत जाओगे, लड़ने वाली बात ही कहाँ रहेगी? गाजियाबाद की सारी विधानसभा आसान है, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मुरादनगर हो, चाहे साहिबाबाद हो। गाजियाबाद इतने कार्यकर्ता हैं कि यहाँ टिकट की लड़ाई है, जीतने की लड़ाई नहीं है, चाहे साहिबाबाद हो चाहे मुरादनगर हो। तो मेरा एक कहना है कि सीट कोई विषय नहीं, लेकिन मेरा जो अपना इंटरेस्ट है वो साहिबाबाद में था, क्योंकि पिछले बार भी मैंने वहीं प्रयास किया, इस बार भी वहीं प्रयास करूंगा। और बार बार चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा तो वही कहना है कि पिछले बार भी मैं साहिबाबाद चाहता था, इस बार भी साहिबाबाद चाहूँगा। चुनावी मूवमेंट कब दिखाई देंगे? आपने पिछली बार बड़ी मजबूती से दावेदारी की और चुनाव कार्यालय भी खोला, अजय शर्मा का चुनाव कार्यालय खुला, बढ़िया वाली दावत हुई और उस दावत के हम भी साक्षी हैं, हमने भी वहाँ आके आलू पूड़ी और आपने जो जो भी कुछ प्यार से खिलाया था हमने चखा था। तो ये वाला मोमेंट कब दिखाई देगा कि चुनाव कार्यालय के कार्यालय कब खुल जाएगा? चुनाव कार्यालय जब खुलेगा खुलेगा, आपका कार्यालय कब खुलेगा और कब आपके जो समर्थक हैं उनको चुनावी मूवमेंट करने का आप मौका देने जा रहे हो? चुनावी मूवमेंट तो टिकट होने के बाद ही होगा, उससे पहले चुनावी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन लगातार मेरी सक्रियता बड़ी हुई है, लगातार मेरा आना जाना वहाँ हो रहा है, सभी कार्यकर्ताओं से मेल जोल है, आना जाना लगातार रहता है मेरा, सभी मंडलों में प्रवास भी रहता है। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि कार्यालय खोलने के बाद भी एक्टिविटी होगी, या मैं मुरादनगर रहता हूँ तो साहिबाबाद क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। सुनील जी भी पिछले 15 साल से राजनगर ही रहते थे और साहिबाबाद के विधायक थे। हाँ, वर्तमान में उन्होंने जरूर वसुंधरा में मकान बना लिया है।
तो आप भी कुछ ऐसा करोगे? ऐसे संजीव शर्मा जी भी साहिबाबाद रहते थे, अब उन्होंने विजयनगर में या सिद्धार्थ विहार में मकान बना लिया है। सुनील जी यहाँ रहते थे, उन्होंने वहाँ मकान बना लिया है। तो आप भी मकान वकान जब वहाँ पे प्लॉट वगैरह ढूंढ रहे हो, कोई फ्लैट वगैरह ढूंढ रहे हो? नहीं, समय आने पर फ्लैट और प्लॉट भी ढूंढा जाएगा और मकान भी बनाया जाएगा। लोकेशन वगैरह देख ली है? नहीं, ऐसा लोकेशन वगैरह तो नहीं देखी है, और आवश्यकता पड़ेगी तो कार्यालय भी खोला जाएगा, लेकिन उसमें भी सब है। और पार्टी जब निर्णय कर देगी, पार्टी जब आदेश कर देगी, तो सारी चीजें सने सने हो जाएंगी। अच्छा, आप टिकट मांग रहे हो, टिकट मांगने के पीछे की एक एलिजिबिलिटी होती है, जी। एक एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो एज ए दावेदार, एज ए मतलब कि विधानसभा का चेहरा होने के नाते आप कैसे प्रूव करते हो, पार्टी को कैसे बताते हो कि आई एम एलिजिबल, कि मैं इसलिए टिकट का दावेदार हूँ? 2017 में मेरे नेतृत्व में चुनाव हुए थे विधानसभा के। मैं महानगर अध्यक्ष था। सभी विधायक जीते मेरे नेतृत्व में। पहली बार खोड़ा और मुरादनगर के नगर पालिका के अध्यक्ष भी जीते। मेरे नेतृत्व में जितने चुनाव हुए उसमें 100% का रिजल्ट आया। उससे पहले मुरादनगर कभी जीता नहीं गया था, उससे पहले कभी खोड़ा जीता नहीं गया था, और मेरे बाद ना हम मुरादनगर जीत पाए ना खोड़ा जीत पाए। तो आप देख लीजिए ना, परफॉर्मेंस किसी कितनी अच्छी रही है। मैं जब सत्ता में हम नहीं थे 2016 में, तो अध्यक्ष था। हमने सभी थानों का घेराव किया, रोज धरने किए, प्रदर्शन किए, मुझ पे 5-6 मुकदमे लगे। उसके बाद भी हम अड़े रहे, लड़े रहे, सरकार अपनी बनाई, और कार्यकर्ताओं के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक भी पद की भी अगर आहुति देनी पड़ी तो कार्यकर्ताओं के लिए पद भी मैंने त्याग दिया, लेकिन कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है। तो हम संगठन के लोग हैं और कार्यकर्ता के लिए काम करने वाले लोग हैं। कार्यकर्ता के लिए अड़ना और लड़ना जानते हैं, और जो कार्यकर्ता के लिए अड़ता है, कार्यकर्ता उसके लिए लड़ता है। तो आप ये मानते हैं कि ये एक तस्वीर जो है, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आपको पार्टी ने बड़े बड़े दायित्व दिए हैं, प्रदेश के संयोजक की जो सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सदस्य होंगे तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इसके अलावा पार्टी के आप अध्यक्ष भी रहे। फिर आपके कार्यकाल की एक अच्छी बात ये रही कि आपके धरने प्रदर्शन आज भी चर्चा में रहते हैं, कि अजय शर्मा ने जो धरने प्रदर्शन एक एक थाने में घुस के जो घेराव किया, तो जब ये घेराव कर रहे थे, आपकी सरकार नहीं थी, डर नहीं लग रहा था कहाँ से शक्ति मिल रही थी? जो वर्तमान में कप्तान थे, उन्होंने मुझ पे एफआईआर की, 7 क्रिमिनल एक्ट भी लगाया, बहुत सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तो मैं उनसे मिलने मिलने गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी, चाय पीने नहीं आया आप, अगर आप आ जाते तो ये मुकदमा नहीं होता। तो मैंने कहा कि अगर चाय पीने से मेरा मुकदमा नहीं होता, ये मुझे पता होता तो मैं पहले चाय पीने आया था। लेकिन मैं चाय भी पी के आया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मेरे जो आंदोलन था वो रुका नहीं। मैंने फिर घेराव किया, उसके बाद दोबारा मेरे पे मुकदमा हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं। लगातार बैक टू बैक 6 मुकदमे मुझ पे हुए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लड़ते रहे, अड़ते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि 2017 में सभी विधानसभा सीटों में हमारा परचम फहरा है। 2017 में सभी सीटों पर परचम लहराया और आप अध्यक्ष भी थे उस टाइम पे। और आपको धरना प्रदर्शन देने की, करने की इतनी आदत हो गई, इतनी आदत हो गई कि आपने अपनी सरकार के टाइम पे, अपनी सरकार के समय में एक आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन दे दिया, और वो धरना प्रदर्शन ऐसा हुआ कि आपकी अध्यक्षी चली गई। ये इस नुकसान को या इस पल को थोड़ा बताएंगे कि क्या था, और इसका क्या आपको नुकसान उठा हुआ या क्या कुछ फायदा हुआ? ये विषय लव जिहाद का था। लव जिहाद के तहत एक हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के की शादी हो रही थी। हमारे संज्ञान में आया, हमने उसका विरोध किया। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान जो उस समय सपा की सरकार में जो यहाँ एसएसपी थे, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। मैंने उसका विरोध किया, कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, अहिंसक प्रदर्शन हमारा हो रहा है। तो जब अहिंसक प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लाठीचार्ज किया, मैंने धरना दे दिया। तो सरकार किसी की भी हो, गलत को तो गलत कहना ही चाहिए। नहीं, क्या सिस्टम आपकी सुन नहीं रहा था? आप अध्यक्ष भी थे पार्टी के, आप शिकायत कर सकते थे, धरना देने की क्या जरूरत? कोई ऊपर से कोई दबाव था क्या? कुछ पुलिस के जो कार्यकर्ता थे या पुलिस के जो अधिकारी थे, उस समय वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। लेकिन कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज होगा, उसका विरोध हुआ, फिर कप्तान ने आके माफी मांगी, तब मैं धरना प्रदर्शन खत्म किया। लेकिन जो मूल विषय था लव जिहाद का, उसके मैं पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। और पद जाना कोई बड़ा विषय नहीं, पार्टी ने पद मुझे दिया, पार्टी ने पद ले लिया, लेकिन 3 महीने के बाद मेरा प्रमोशन करके मैं क्षेत्रीय मंत्री बनाया। जी, आपको क्षेत्रीय मंत्री बनाया। और
मूल कार्यकर्ता के साथ खड़ी रही पार्टी और मूल कार्यकर्ता को मेन सीट से भी उतारा। चलिए जो भी बात है, इसके कुछ नुकसान हुए? ये मानोगे कि अगर उस वक़्त आप महानगर अध्यक्ष होते तो जहाँ से आप टिकट माँग रहे थे साहिबाबाद से, तो आपकी दावेदारी और मज़बूत होती या टिकट तक पहुँचने में आपका रास्ता और आसान होता? ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता। आप कार्यकर्ता के लिए लड़ोगे या कार्यकर्ता के लिए कुछ करोगे तो उसका सकारात्मक संदेश जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे हटने से मेरा नुकसान हुआ। मैं भाजपा के महानगर पद से हटा तो क्षेत्रीय मंत्री बना, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना, जिला प्रभारी में रहा, शामली 3 साल प्रभारी रहा। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का प्रदेश संयोजक हूँ। पार्टी ने लगातार चुनाव में मुझे आसाम भेजा, उससे पहले मुझे प्रभारी बना के महाराजगंज भेजा, बहराइच भेजा। लगातार पार्टी मुझसे काम लेती रहती। जो काम मुझे पार्टी देती है मैं पूरी कर्मठता से वो करता रहता हूँ, और पार्टी धीरे-धीरे मेरे को आगे बढ़ा रही है। एक छोटे से कार्यकर्ता को जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मैं राजनीति का राह नहीं जानता था, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया, क्षेत्रीय मंत्री बना दिया, आज प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है। तो जो पार्टी मेरे लिए सोच रही है तो उसमें मुझे बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छे काम मुझे करते रहना है, चलते रहना है। या आपने एक ऐसे समय अध्यक्ष वाली ज़िम्मेदारी सँभाली जब सरकार नहीं थी। अजय शर्मा के साथ एक चीज़ें जुड़ी रही है। अदय अजय शर्मा महानगर अध्यक्ष होने के नाते सुर्खियों में बहुत रहते थे। एटीट्यूड की बात आती थी कि यार अध्यक्ष बहुत बढ़िया है, काम करता है, लेकिन एटीट्यूड है। विधायक को विधायक नहीं समझता या किसी को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब कि मंच पर कहाँ बैठना वो अध्यक्ष तय करता है बाकी। और इस बात से बताते हैं कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको झेलने पड़े। तो ये कौन सा मैसेज दे रहे थे आप अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जब मैं अध्यक्ष बना तो हमारे को विधायक ही नहीं था, पहली बात तो। जब मैं 17 में चुनाव हुआ तो वो जीते, और वास्तव में अध्यक्ष ही तय करता है कौन कहाँ बैठेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमारी परंपरा अध्यक्षीय परंपरा है। हमारे यहाँ अध्यक्ष ही लीडर है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मेयर हो, ये सब कार्यकर्ता है। तो ऐसा कहना कि अध्यक्ष सर्वोपरि है, गलत नहीं है। अध्यक्ष अध्यक्ष है। आज मयंक जी हैं तो वो तय करेंगे किसको कहाँ बैठना है। पहले संजीव रहे होंगे तो वो तय करते होंगे। तो ये तो हमारे यहाँ परंपरा है, अध्यक्षीय परंपरा है। मैं आप ये मैसेज तो सेट नहीं कर रहे थे कि कोई विधायक बन जाए या कोई सांसद बन जाए, पार्टी के संगठन का अध्यक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, इसमें सेट करने वाली बात ही नहीं है। अभी मोदी जी ने कहा है कि मेरे बॉस हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संगठन सर्वोपरि है, सरकार बाद में है, अध्यक्ष पहले है, बाकी प्रतिनिधि पीछे है। तो इसमें कोई सेट करने की आवश्यकता नहीं, वास्तविकता ये है। अध्यक्ष परंपरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा सर्वोपरि है, महानगर अध्यक्ष हमारा लीडर है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्या आपके बाद इन परंपराओं का पालन हुआ? हाँ, परंपराओं का तो पालन होता है, लगातार हो रहा है। भाई मैं अध्यक्ष था तो मैंने अपने हिसाब से काम किया, मयंक जी वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अध्यक्षीय परंपरा, अध्यक्ष हमारा बॉस है। अच्छा, आप सुर्खियों में रहे, मैंने इसलिए भी बोला कि एक रथ आया था, बड़ा चर्चा का विषय रहा। आपने सुना है बदला ले लिया कि किसी ने मेरे साथ ऐसे किया तो मेरे को भी मौका मिला। आपने रथ में चढ़ने से किसी को रोक दिया था, क्यों किया आपने ऐसा? बदले बदले वाला कोई विषय नहीं होता। तय होता है किसमें किसकी व्यवस्था है, किसमें कौन रहने वाला है। जो अपेक्षित नहीं है उसको मना कर देते हैं, भाई आपको नहीं रहना। अब मंच की कोई गर्मा, मंच पे 10 लोग बैठने हैं, 11 में आगे उसको मना कर देते नहीं रहना, तो इसमें अपमान किसी का नहीं है, ना कोई बदला है। ये सिस्टम है। इस सिस्टम में आज मैं हूँ, ठीक है, नहीं हूँ तो मैं नीचे हूँ। जो दायित्व पे है वो ऊपर है, जो दायित्व पे नहीं है वो नीचे है। इसमें कोई बदले वाला विषय नहीं। कोई बदला नहीं था? ना कोई बदला नहीं था। पक्का हमारे मन से बोल रहे हैं? निश्चित रूप से मैं पार्टी में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। सबका मैंने सम्मान किया, चाहे विधायक हो, एमपी हो, चाहे मेयर हो। कभी किसी कार्यकर्ता का मैंने आज तक अपमान नहीं किया। चलिए, आप अध्यक्ष रहे, आपने अपने से पूर्व भी कई अध्यक्षों के साथ काम किया और अपने से बाद के भी अध्यक्षों के कार्यकाल को देखा। पार्टी के अब आप सीनियर पदाधिकारी हैं, तो जैसे दो दो लाइन में मैं पूछूं कि आपके जो साथी रहे उनके अध्यक्षीय कार्यकाल को लेकर या उनकी अध्यक्षीय क्षमताओं को लेकर आप क्या कहेंगे? नेताओं के फोन आते रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? शुरुआत जो है, क्योंकि आपने मोगा जी के साथ काम किया, वो आपसे पहले के अध्यक्ष रहे, वहीं से करते हैं, दूर नहीं जाते, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी 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 अध्यक्षी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया अध्यक्ष रहे, बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं, और उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता खड़े किए। हम तो मोगा जी से काम करना सीखे। बहुत बढ़िया अध्यक्ष है। फिर आपके हटने पर अचानक ये जिम्मेदारी जो है मान सिंह गोस्वामी जी को मिली, तो उनकी कार्यशैली को किस तरीके से लेते हैं? मुझसे ही पूछा था महेंद्र पांडे जी ने, किसको बनना चाहिए आपके बाद अध्यक्ष। तो मैंने पहले कहा कि बॉबी त्यागी अच्छा रहेगा। अच्छा। फिर बोले कहाँ रहते हैं बॉबी त्यागी, तो मैंने कहा मुरादनगर रहते हैं।
बोला कोई लोकल में बताइए। तो मैंने कहा मान सिंह गोस्वामी है, महामंत्री हैं, जी। वो अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान सिंह को महानगर का संयोजक बना दिया। तो उन्होंने अच्छा काम किया महामंत्री के रूप में मेरे साथ, और अध्यक्ष बन के भी अच्छा काम किया। वो अच्छे कार्यकर्ता है और पार्टी के हिसाब से काम करते रहते हैं। चलिए, उसके बाद जो आपके साथ आपकी जोड़ी, जो मोगा जी के टाइम महामंत्री लोग जो थे, उसके बाद संजीव शर्मा जी तो अब विधायक बन गए, उनको लेके क्या कहना, उनकी क्या कार्यशैली रही? संजीव जी कार्यशैली बहुत अच्छी है, बहुत ही कर्मठ है, जुझारू हैं, और वो राजनीति को समझते हैं। राजनीति को समझते हैं या राजनीति को बढ़िया तरीके से करना जानते हैं? एक ही बात है। एक ही बात। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल बने हैं, तो मयंक गोयल जी की कार्यशैली को लेकर क्या कहना है? मयंक जी पार्टी के मूल कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी अध्यक्षता कर रहे हैं, और सहज और सरल स्वभाव के हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। अच्छा कार्यकाल है मयंक जी का। मयंक जी का भी अच्छा कार्यकाल है, सभी अच्छे हैं मतलब? हाँ हाँ, सभी अच्छे हैं। सभी महानगर अध्यक्ष जो मेरे साथी थे, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें से एक विधायक बन गए, तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है कि बाकी भी बन जाएंगे? देखिए, हम 3 लोगों में, जब हम तीनों महामंत्री थे, हम मोंगा जी के साथ मैंने काम किया, मैं, संजीव जी और मयंक जी, तीनों अध्यक्ष बन गए। संजीव जी उसमें से विधायक हो गए। मैं और मयंक जी, हम दोनों भी प्रयासकारी रहे। निश्चित रूप से हम लोग को पार्टी कोई ना कोई अच्छा बड़ा सम्मान देगी। जो भी कार्यकर्ता यहाँ लगा हुआ है या मेहनत कर रहा है, उसको अच्छा परिणाम मिलने ही वाला है। मैं अपनी या मयंक जी की बात नहीं कर रहा। जो भी पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी उसकी चिंता करती है। फोकस सिर्फ अध्यक्ष विधानसभा के टिकट पर है इस बार, या क्षेत्रीय टीम में भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण फैक्टर पर आपका भी नाम अध्यक्ष को लेकर सुर्खियों में है, या उस पर ज्यादा फोकस है? पार्टी जो तय करेगी, जो पार्टी का निर्णय होगा, सर्वमान्य होगा। पार्टी मुझसे काम कहेगी संगठन में काम लेना है, तो मैं संगठन में काम करने को तैयार हूँ। पार्टी मुझसे कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। पार्टी मुझसे कहेगी आपको प्रदेश की टीम में रहना, तो मैं प्रदेश की टीम में रहने को तैयार हूँ। पार्टी हमारे यहाँ तय करती है, व्यक्ति तय नहीं करता कि व्यक्ति क्या करना है। पार्टी ने तय किया आपको लोकसभा चुनाव का संयोजक, अतुल जी के जी। लोकसभा के चुनाव का संयोजक। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, हवन वगैरह किए, जनरल साहब के फोटो लगाए तब, और फिर आप ऑथराइज रूप से संयोजक बने, लेकिन टिकट अतुल जी का हो गया। वह वो संयोजक वाली भूमिका में आप नजर नहीं आया, ऐसा लगे जैसे कि आपको हाशिए पर डाल दिया गया हो संयोजक के तौर पर, ऐसा कुछ आपने महसूस किया? हमने तो महसूस किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे संयोजक बनाया और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। अतुल जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हवन में उस समय जनरल वीके सिंह वर्तमान सांसद, तो नेचुरली उनको आना ही था। तो ये कोई विषय नहीं है। अतुल जी ने बढ़िया चुनाव लड़ा, मैं संयोजक की भूमिका रहा। सारी रैलियां शानदार हुई, सारे कार्यक्रम बढ़िया हुए, और हम लोगों ने जो पार्टी ने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, और आगे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी अच्छे से निभाएंगे। चलिए, अच्छा है, पार्टी की जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएंगे तो ये एक बाद की बात होगी, कालांतर की बात होगी, मगर आप अच्छे से निभा रहे हो, ऐसी चर्चा होती है। और मयंक गोयल को आप बधाई देते हो कि एक मूल कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया, तो इसके पीछे आप मयंक गोयल को बधाई दे रहे थे या किसी को ताना मार रहे थे या कोई निशाने पर ले रहे थे किसी को? निशाने पर किसी को नहीं लिया, लेकिन जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है, तो पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ता में खुशी की लहर होती है। जब दूसरे पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता को कोई बड़ा पद मिलता है, तो नीचे कार्यकर्ता खुश अफसर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कार्यकर्ता खुश हुआ मयंक जी के बनने से। मैंने कटाक्ष इसी पर नहीं किया कि जब परिवार बड़ा होगा, दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सम्मान उन्हें मिलना है, लेकिन जब मूल कार्यकर्ता को मिलता है, तो कार्यकर्ता में ज्यादा उत्साह आता है। ये मेरे कहने का आशय था कि मयंक जी के बनने से लोगों में ज्यादा उत्साह है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बातों को जो है खुलकर भी कह देते हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हुए और सिस्टम में रहते हुए अक्सर खुलने में बोलने में नेता संकोच करते हैं। क्या लगता है कि आपको 2027 कैसा रहने वाला है? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आएगी। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 मेजोरिटी हमें मिलने वाली है। बंगाल के बाद सब लोगों में बहुत उत्साह है, और लोग कहने लगे हैं कि अभी से सपा की हालत खराब हो गई है। बसपा और कांग्रेस पर लड़ाई में दिखती ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिख रही थी सपा, अब उसका ही मोरल डाउन है। और जिस तरह से हमने बंगाल में, पांडुचेरी में और आसाम में प्रदर्शन किया है, उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन हम उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं, और 2/3 मेजोरिटी से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, आपका प्रिडिक्शन, क्योंकि ये क्या कहते हैं ना कि ये वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू है और फेसबुक पर भी आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा, तो ये एक तरीके से फाइल बनकर स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या परिस्थिति रहती है 2027 में? तो चीज़ें घूम के वापस आती हैं, गाजियाबाद आ जाते हैं वापस,
क्योंकि काफ़ी हम बातें कर चुके हैं, आपकी दावेदारी भी क्लियर हो गई है, सबके बारे में आपने बता दिया। तो थोड़ा अपने जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से लेते हैं आप? अगर 2-2 शब्दों में मैं सबके बारे में पूछूँ, तो मैं जैसे शुरुआत सांसद की करता हूँ अतुल जी की, तो उनको लेकर क्या कहना है? बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं और हँसमुख स्वभाव के हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और आपके सखा जो अभी शहर सीट से विधायक हैं, संजीव शर्मा, उनके बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, सहज हैं, कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब विधायक अजीत पाल त्यागी, मुरादनगर। बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, सभी कार्यकर्ताओं के काम भी करते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। और जिस सीट से जहां आप जिन्हें बड़ा भाई बता रहे हैं, अपने बड़े भाई सुनील शर्मा जी को लेकर क्या कहना है आपका? बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छे मन के हैं, कार्यकर्ताओं को संभाल के रखते हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा, लंबे आपके उनके लंबे समय से राजनीति पे ज़्यादा फोकस है। चलिए अब बात करते हैं दिनेश गोयल जी की, उनको लेकर क्या कहना है? बहुत ही अच्छे स्वभाव के, हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध, जो भी काम बताओ कभी मना नहीं करते हैं, ऐसे हमारे विधायक दिनेश जी हैं। बहुत बढ़िया। और मंत्री नरेंद्र कश्यप। बहुत व्यवहारिक, सॉफ्ट स्पोकन, कार्यकर्ताओं के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनका हम जिक्र करते हैं हर बार, उनके लिए क्या कहना है? अनिल जी हमारे बड़े भाई की तरह है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया सांसद रहते हुए। अभी सांसद नहीं है तभी भी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, बड़ी बात है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर। बहुत डायनेमिक, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला, और मैं तो कहता हूँ बहुत शानदार नेता है हमारा भाई है। अच्छा, आपके मतलब आपको कार्यशैली उनकी अच्छी लगती है? हाँ हाँ, मेरे पसंदीदा विधायक। पसंदीदा विधायक है। अब रह गए हमारे भाई मयंक गोयल, जो वर्तमान में महानगर अध्यक्ष हैं, आपके साथ महामंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में क्या कहना है? मयंक जी मित्र हैं हमारे, बहुत कुशल हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे मन के व्यक्ति हैं और डाउन टू अर्थ भी रहते हैं, बढ़िया व्यक्तित्व है। चलिए, तो बेसिकली क्या है कि अजय भाई ने बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही समझदारी से, कि किसी से संबंध खराब ना हो क्योंकि टिकट मांग रहे हैं, उस लिहाज से भी जो है अपने सारे संबंध हमारे खराब है ही नहीं किसी से, सबसे अच्छे मेरे संबंध हैं, सब मेरे बड़े भाई की तरह से, और सबके प्रति मैं समर्पित रहता हूँ, सब मेरे स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से सब स्वीकार करते हैं। और एक इनकी शैली रही है और एक एंग्री यंग मैन वाला इनका किरदार है। और ये जब अध्यक्ष थे तब भी ऐसे लगते थे, ये आज चुनाव का टिकट मांग रहे हैं, पहले भी मांग रहे थे। इनके लुक्स वगैरह बिल्कुल वैसे वैसे ही हैं, मुस्कुराहट भी वैसी की वैसी है। हम आशा करते हैं कि इनकी राजनीति की सीढ़ियां लगातार ये इसी मजबूती से आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर जो भी ये कामना कर रहे हैं इनकी पूरी करें। मैं दीपक भाटी, दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हूँ, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ जो आपने हमें समय दिया। आपके इसी प्यार की वजह से इतने अच्छे चेहरे, इतने सशक्त चेहरे हमारे मंच पर आते हैं, हमसे अपनी बातें साझा करते हैं। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसी भी आपसे विनती और निवेदन है। अजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पाठकों से कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद दीपक जी। आपने एंग्री यंग मैन कहा तो मैं एंग्री यंग मैन विपक्ष के लिए था, पक्ष के लिए नहीं हूँ। सपा की सरकार में मैंने थोड़ा सा गुस्से से काम किया था, और अब सब कार्यकर्ताओं को प्यार मिलता है, अच्छे से काम करता हूँ। करंट क्राइम ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 8-10 साल से। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो और अखबारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दिन पर दिन आप तरक्की करें, आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आया है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके साथ बैठ के इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, गर्मी भी हो गई, पंखा भी बंद कर रखा था, एसी भी बंद है। अब ये इंटरव्यू के समापन के साथ अजय भाई का धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक करंट क्राइम। पंखा चला दूं? धन्यवाद, शुक्रिया।